नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से, किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आगे हमारे साथ स्काईमेट से महेश पलावत भी होंगे, जिनसे हम अल नीनो से लेकर मौसम को लेकर क्या अलर्ट है, हीट वेव को लेकर क्या अलर्ट है, तमाम डिटेल्स हम लेकर उनसे हम तमाम डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फटाफट से आपको टॉप 10 खबरें बता देते हैं कि आज एक्शन कहां दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर अच्छी तेजी के बाद अब यहां पर सुस्ती दिख रही है। हालांकि चांदी में हल्की गिरावट भी दिख रही है। 300 रुपए तक की कमजोरी, 66,600 रुपए के आसपास चांदी है। गोल्ड 100 रुपए तक कमजोर है, 57,400 रुपए के आसपास। क्रूड 6% तक टूट चुका है। टूटने के बाद हफ्ते भर में अब हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही है। $78 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव। नेचुरल गैस में भी हल्की तेजी है, 212 रुपए के ऊपर। कॉपर यहां पर भी आधे % तक की तेजी दिख रही है, 760 रुपए पे MCX पर कॉपर का भाव ट्रेड कर रहा है। एग्री मार्केट में कैश जहां पर मामूली कमजोरी है, 6,550 रुपए के आसपास। कॉटन केक यहां पर भी तेजी 2,550 रुपए के पास। धनिया यहां पर भी हल्की तेजी है, 6,900 रुपए के करीब। जीरे पर हालांकि दबाव है 31,800 के पास। इसके अलावा हल्दी पर भी दबाव भी दिख रहा है 31,800 रुपए के आसपास। चलिए, लेकिन सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर को लेकर सबसे पहले वंदना जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह की रैली हमने लगातार इस दोनों ही काउंटर में, सोने में भी और चांदी में देखी थी, हालांकि आज सुस्ती दिख रही है, लेकिन अब क्या सलाह है यहां से ट्रेडर्स और निवेशक, क्या करें अब? विश्वमोहन जी, यहाँ पे जो कंफ्यूजन है ये अभी दिखा नहीं था नियर पास्ट में, और अब 25 बेसिस पॉइंट से लेके अनचेंज तक की भी बात यहाँ पे हो रही है। इसका एक कंफ्यूजन दिख रहा है मार्केट में। ऊपरी स्तर से मुझे लग रहा है कि सोने में थोड़ी सी गिरावट आ रही है, लेकिन साथ साथ देखें तो डॉलर इंडेक्स में भी एक जो फॉल है वो कंटिन्यू रह सकता है। 102.5 तक मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में एक फॉल रहना चाहिए, और ये बेनिफिट ऑफ डाउट्स यहाँ पे गोल्ड को मिलेगा। आज के दिन में मुझे करेक्शन लग रहा है, लेकिन करेक्शन पे फिर से यहाँ पे बाइंग आएगी, तो शॉर्ट टर्म यहाँ पे इंट्राडे सेलिंग रहेगा, लेकिन जो मेगा ट्रेंड है वो अभी भी बाई का रहेगा। आज के लिए मुझे लग रहा है कि स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 57,350 आए तो ही यहाँ पे सेल करें। जो टारगेट होगा वो 57,050 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 57,500। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि चांदी में भी यहाँ पे 700-800 पॉइंट तक का जो फॉल है वो आना चाहिए। तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर में। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिख सकती है, ऐसा लग रहा है वंदना जी को। किशोर साहब, आपको भी लग रहा है? आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है ऊपरी स्तरों पर दबाव बन सकता है गोल्ड और सिल्वर में यहाँ से? यस, आई थिंक यहाँ पे दो चीज़ें। अगेन, जो रैली आया था वो एक नी जर्क रिएक्शन रैली आया था, स्पेशली जो सिलिकॉन वैली बैंक को लेकर है। बट जो अंडरलाइंग इश्यूज है, जो फेड यहाँ से जो रवैया चेंज होगा का नहीं होगा, स्पेशली अगर ये जो रेट हाइक आएगा 25 बेसिस पॉइंट आएगा, 50 बेसिस पॉइंट आएगा, उस हिसाब से फर्दर जो मूवमेंट रहेगा। फिलहाल के लिए जो करंट सिचुएशन है, करंट न्यूज़ है, वो डिस्काउंटेड है, तो मुझे भी लगता है कि यहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। सो दोनों गोल्ड सिल्वर में आई थिंक इंट्राडे के लिए एक वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धर्मेश जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में? आपको भी लग रहा है? आप दोनों एक्सपर्ट से सहमत है? डेफिनेटली मैं वंदना और किशोर से काफी सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि मार्केट में थोड़ी सी नरमी आ सकती है। काफी अच्छा स्पाइक मार दिया था। अगर आप सोने की चाल देखें तो $1,811 से ऑलमोस्ट $1,900 तक के लेवल्स पे एक तरफा मोमेंटम देखने मिला। ये कंप्लीटली अगर आप देखिए तो ये जो बैंक की जो न्यूज आई थी SVB बैंक की, उस कारणवश आपको मार्केट में स्पाइक देखने मिला था। बट अभी जैसे जैसे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है तो प्राइस में आपको गिरावट देखने मिल सकती है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 56,900 से 56,800 तक के स्तर आपको डोमेस्टिक मार्केट में देखने मिल सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो 1880 से लेकर $1,850 के इर्द गिर्द मार्केट सस्टेनेबल आ सकता है। तो मैं सोने और चांदी दोनों में वीकनेस की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चांदी भी इसे फॉलो करेगी, और ये जो दबाव है वो कंटिन्यू रह सकता है। $21 तक के लेवल्स आपको चांदी में देखने मिल सकते हैं। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो प्राइस अराउंड 66,000 तक के लेवल्स आपको चांदी में देखने मिल सकते हैं। तो मैं स्पेक्युलेटर्स को रेकमेंड करूंगा कि आप दोनों काउंटर पे मंदी करके चल सकते हैं, बट जिन्हें बाय करना है उन्हें मैं वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी दूंगा। ओके, बाई के लिए अभी इंतजार करें, लेकिन फिलहाल आपको बेचने की सलाह। ऊपर में मुनाफा वसूली का दबाव यहाँ पर दिख सकता है। चलिए, लेकिन एक और मॉनसून को लेकर फिर से एक अलर्ट आ गया है कि अल नीनो सेकेंड हाफ में एक्टिव हो सकता है। यूएस की एजेंसी, यूएन की जो यूनिट है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है,
वो तो पहले से ही बता रहे हैं कि 50 से 60% तक अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि अल नीनो सेकेंड हाफ में एक्टिव हो सकता है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलियाई वेदर एजेंसी और जापान की मौसम एजेंसी, इन दोनों ही एजेंसी की तरफ से ये अनुमान जारी किया गया है और यहाँ पर भी 50% तक अनुमान ऐसा जताया गया है। हमारे साथ स्काईमेट से महेश पलावत साहब है। महेश जी, क्या लग रहा है, स्काईमेट को कितना अनुमान है, सेकेंड हाफ में कितनी संभावना है अल नीनो की और कब से? देखिए, ये विश्वमोहन जी, अभी से ही ये जो वार्मिंग शुरू हो चुकी है, पिछले 3 हफ्ते में हमने देखा था कि जो नीनो 3.4 है वो -0.5 पे था, और अब जो लेटेस्ट फोरकास्ट आया उसमें -0.3 पे आ गया, यानी कि न्यूट्रल कंडीशन में धीरे धीरे आने की संभावना दिखाई दे रही है। और जैसे मानसून शुरू होगा तो इवॉल्विंग अल नीनो शुरू हो जाएगा, यानी कि इवॉल्विंग अल नीनो बनना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे जुलाई अगस्त में जाकर ये काफी ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। और इससे हमें लग रहा है कि जो सेकेंड हाफ है, और खास करके जुलाई का जो सेकेंड हाफ है और अगस्त, ये 2 महीने ही, जुलाई और अगस्त ही सबसे ज्यादा रेनी सीजन होते, रेनी मंथ होते हैं। तो इन दोनों महीनों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अभी का जो अनुमान यही दिखाई दे रहा है, और ये कंफर्म है कि अब जो मॉडल है वो धीरे धीरे सुधरते जाते हैं और अप्रैल में जाकर स्थिति एकदम क्लियर हो जाती है। लेकिन इंडिकेशन ही जो मिल रहा है काफी दिन से, जनवरी से ही मिल रहा था कि अल नीनो पे ही जाएगा। और लेकिन एक और जो दूसरा फैक्टर होता है इंडियन ओशन डाइपोल, वो भी थोड़ा पॉजिटिव की तरफ दिखाई दे रहा है जुलाई के महीने में। तो वो अगर और ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है 2019 की तरह, तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा मानसून। मतलब कि मानसून की जो अल नीनो की जो वो है, जो जिससे कि कम हो सकता था, उसका प्रभाव थोड़ा सा कम कर सकता है आईओडी। लेकिन अभी ये देखने वाली बात है। लेकिन आपने जैसे ही कहा कि अल नीनो जो है वो 50% से ज्यादा सेकेंड हाफ में जरूर हो जाएगा। जी सर, आप जैसा कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त में ज्यादा एक्टिव होगा, तो जून से ही मानसून की शुरुआत हो जाती है, तो क्या बहुत ज्यादा दिक्कत इस सीजन कम से कम नहीं होगी, इस मानसून सीजन में? सीजन में होगी, क्योंकि ये जून से लेकर के सितंबर तक मानसून होता है, 4 महीने मानसून होता है। और अगर देखें तो जून के महीने में जो उत्तर भारत है वहां मानसून एकदम एंड में जाकर पहुंचता है। दिल्ली में भी 27 जून के आसपास इसकी डेट है। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, ये एंड ऑफ जून में पहुंचता है। तो जून का महीना जो है वो मध्य भारत के लिए और दक्षिण भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसी समय स्विंग वगैरह शुरू हो जाती है। तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जुलाई और अगस्त में जो सबसे ज्यादा बारिश वाले महीने हैं, और जो उत्तर भारत और पूर्वी भारत और बाकी जो उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन सारे इलाकों में बारिश देते हैं, तो उसमें अगर कमी होती है तो फसलों को भी नुकसान हो सकता है, और जो सोइंग वगैरह है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो देखने वाली बात है कि किस समय कैसा मानसून रहेगा। अप्रैल में जाकर के स्थिति बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। उस समय हम अनुमान जारी करेंगे, मौसम विभाग भी जारी करेगा कि किस मेट्रोलॉजिकल डिवीजन में कितनी बारिश होने का अनुमान है। लेकिन ये तय है कि हाँ, अल नीनो का असर मानसून पर जरूर दिखाई देने वाला है। चलिए सर, अब बात कर लेते हैं हीट वेव को लेकर। हीट वेव को लेकर आगे के कुछ हफ्तों के लिए क्या अनुमान है आप लोगों का? देखिए, अभी जो हीट वेव थी वो कोकण में दिखाई दे रही थी, और मुंबई में जो तापमान था 39.4 पहुंच गया था, और उसी तरह से कर्नाटक के जो कोस्टल एरियाज थे वहां पर भी हीट वेव दिखाई दे रही थी। लेकिन अब क्योंकि प्री मानसून एक्टिविटी शुरू होने वाली है, ऑलरेडी गुजरात में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ साथ ये उत्तर पूर्वी भारत में शुरू हो गई है। अब ये आप कह सकते हैं कि 16 तारीख से लेकर के 21-22 मार्च के बीच में पूरे भारत में हर राज्य में बारिश होगी। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो होने वाले हैं वो विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इलाके, उसमें भारी बारिश हो सकती है। पूरे पूर्वी भारत में बारिश होगी, उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और जो भी पूर्वी राज्य हैं जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य, और पहाड़ों पर भी जो बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो ये जो आगे के कम से कम 10 दिन है उसमें तापमान काफी ज्यादा गिर जाएगा और हीट वेव सब जगह से हट जाएगी, और जो सामान्य से ज्यादा तापमान बने हुए उसमें भी काफी ज्यादा राहत दिखाई देगी। तो हम कह सकते हैं कि अब जो अगले 10-12 दिन है वो तापमान के लिहाज से भारत के लिए अच्छे निकलेंगे। लेकिन उसके बाद फिर से जैसे ही प्री मानसून गतिविधियां समाप्त हो जाएगी फिर टेम्परेचर बढ़ने हो जाएगी। मार्च को लेकर स्थिति अच्छी है, अप्रैल से वापस से हीट वेव की स्थिति बनेगी। लेकिन मार्च में काफी जगहों पे कई सारे ऐसे राज्य और कई सारे देश के ऐसे इलाके हैं जहां पर अच्छी बारिश होगी और तापमान नीचे रहेगा। तो सर, फसलों के लिहाज से देखें तो हालांकि हार्वेस्टिंग का समय चल रहा है, आपको क्या लग रहा है फसलों के लिहाज से ये फायदेमंद होगा या नुकसान होगा?
देखिए, अगर हल्की बारिश होती है तो खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में वहां पर अभी कटाई शुरू नहीं हुई है, हार्वेस्टिंग शुरू नहीं हुई है, तो वहां पर तो ठीक है, उधर जरूरत भी है पानी की। लेकिन जो राजस्थान है, गुजरात है, जहां पर ऑलरेडी हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है, और जैसे कि राजस्थान में जीरे और इसबगोल की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, पिछले जो बारिश हुई थी ओले भी गिरे थे। तो अगर इस सीजन में, क्योंकि प्री मानसून में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ती हैं, तेज हवा अगर चलती है और ओले गिरते हैं तो नुकसान होने की आशंका है। तो इसीलिए हमने जो पहले भी जो लोगों को अपडेट दिया था, किसान भाइयों को यही कहा था कि 16 तारीख तक आपके पास विंडो है, तब तक आप जितना काम कर सकते हैं कर लीजिए, उसके बाद ये मौसम खराब होने लगेगा और कम से कम 1 सप्ताह तक मौसम खराब रहेगा, तो उस समय नुकसान हो सकता है, हार्वेस्टिंग में दिक्कत आ सकती है। जी, से भी यही बयान आया था कि अगले एक हफ्ते बारिश हो सकती है, जहां पर हार्वेस्टिंग चल रही है, किसानों की अगर खेतों में तैयारी चल रही है तो उनके लिए अलर्ट आईएमडी की तरफ से भी जारी किया गया था और स्काईमेट की तरफ से भी यही जारी किया जा रहा है कि आप अलर्ट रहे, अगले एक हफ्ते तक देश के कई हिस्से में बारिश होने की संभावना है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें। जो फसल लगी हुई है, हार्वेस्टिंग जहां पर कटाई शुरू नहीं हुई है, उनके लिए फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला। चलिए वापस से वायदा बाजार की ओर लौटते हैं। हम नॉन एग्री मार्केट की बात कर रहे थे। कच्चे तेल में लगातार गिरावट है, हफ्ते भर में करीब करीब 6% की गिरावट आ चुकी है। वंदना जी, क्या लग रहा है, और यहाँ पर गिरावट बाकी है, आज रिकवरी की कोशिश हो रही है, टिकाऊ है? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टिकाऊ तो ये फिलहाल नहीं लग रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे प्रॉब्लम है और उसकी वजह से क्रूड में एक बहुत बड़ा नी जर्क रिएक्शन आया है नीचे की तरफ। मुझे लग रहा है कि 58-20 तक प्राइसेस आ सकते हैं, तो जो भी ऊपरी स्तर मिल रहा है वहां पे सेलिंग करके चलना होगा। और रैदर मुझे ये लग रहा है विश्वमोहन जी की दूसरा इस काउंटर की दूसरी कमोडिटी है नेचुरल गैस, वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन बन रहा है और अगला 15 दिन थोड़ा सा कूलिंग डिमांड रहेगा। इसमें बाइंग करनी चाहिए 214 रुपए 50 पैसे पे, 225 रुपए का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 209 रुपए का। तो वहां पे लग रहा है कि थोड़ी सी बाइंग आएगी। क्रूड में मुझे लग रहा है कि प्रेशर ऊपरी स्तर पे फिर से बनेगा। ओके, यानी यहाँ पर आप नेचुरल गैस खरीदने की सलाह ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर दी जा रही है वंदना जी की तरफ से। 209 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर नेचुरल गैस खरीद सकते हैं, ऊपर की तरफ 225 रुपए तक जा सकता है। किशोर जी, आपको क्या लग रहा है, कच्चे तेल को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? विश्वमोहन, आई थिंक यहाँ पे मीडियम टर्म थोड़ा बहुत पॉजिटिव न्यूज आने लगा। ओपेक का कल नंबर्स आया था कि डिमांड को रिवाइव करते हुए चाइना का डिमांड रिटर्न हो सकता है, तो बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में आई ऑल्सो अग्री विथ वंदना। बेसिकली यहाँ पे मुझे टिकाऊ लगता नहीं है। जो आज रैली आए थे उसमें ऊपर में बिकवाली का मौका देखना चाहिए। 6000 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं मार्च वायदा। 6060 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 5870 के आसपास का टारगेट्स के लिए। बट अगेन रेंज बाउंड हल्का सा वीक मार्केट है, सो अगर रिस्क कम लेना है तो प्रॉब्ली यू कैन गो फॉर ऑप्शंस, जहां पे 6000 का जो पुट ऑप्शन है 100 रुपए के आसपास अवेलेबल है। 65 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 165 170 के आसपास का टारगेट्स के लिए 6000 का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर रिस्क कम लेना चाहते हैं तो फिर पुट खरीदे, अदरवाइज आप फ्यूचर्स में भी बेच कर जा सकते हैं। 6000 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह है, जिसका प्रीमियम 100 रुपए के आसपास चल रहा है। धर्मेश जी, आपकी राय कच्चे तेल पर? करता हूँ कि मार्केट में काफी कंसोलिडेशन आना चाहिए। अगर आप देखिए तो पिछले हफ्ते से ये हफ्ते में ऑलमोस्ट $8 की गिरावट प्राइस में आ चुकी है। ये ज्यादा गिरावट है, स्पेशली अगर आप देखिए तो जो ओपेक और नॉन ओपेक के बीच में जो जुगलबंदी है उस कारणवश प्राइस में काफी आपको उठापटक देखने मिल सकती है। नो डाउट डॉलर इंडेक्स में आपको कमजोरी देखने मिल रही है, उस कारणवश आपको कच्चे तेल में थोड़ी सी सपोर्ट आ सकती है और प्राइस यहाँ से एक ऊपरी स्तरों पर $74-75 WTI और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो एटलीस्ट यहाँ से 200 से 300 रुपए की छलांग लगा सकते हैं। तो मैं बाइंग की तरफ रेकमेंड करूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में पुल बैक रैली आ सकती है और प्राइस यहाँ से 6100 से लेकर 6200 तक के स्तर आपको दिखा सकता है। और डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है, क्योंकि 70 का जो सपोर्ट है मार्केट काफी बार छू चुका है और वहां से उसने एक यू टर्न लिया है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सेम सपोर्ट फिर से लेगा और प्राइस यहाँ से एक अपसाइड ट्रेंड दिखा सकता है। और नेचुरल गैस को लेकर क्या व्यू है धर्मेश जी? देखिए, नेचुरल गैस में मैं अभी भी काफी मंदे में हूँ। ये नेचुरल गैस का सीजन है नहीं और यहाँ से अगर आप देखिए तो जो डाउनफॉल है वो काफी हाई है। प्राइस में काफी अच्छी गिरावट देखने मिली है। इवन दो प्राइस में एक पुल बैक रैली पिछले महीने देखने मिली थी, बट ये सस्टेनेबल नहीं थी और फिर से यहाँ से एक यू टर्न देखने मिला है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 10 से 15 रुपए की गिरावट आपको नेचुरल गैस में देखने मिल सकती है। मैं सेल की सलाह दूंगा। 205 से लेकर 200 रुपए के स्तर के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। इसकी जो मेन मोमेंटम होगी जून जुलाई में होगी, जब हरिकेन सीजन स्टार्ट होगा
और जो दूसरी मोमेंटम होगी वो है नवंबर दिसंबर, जब ठंडी का माहौल होता है। करंट सिनेरियो मंदी का है। अप्रैल में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे प्रेशर बरकरार रहेगा प्राइस में। सर बहुत ही कॉन्ट्रा कॉल है, वंदना जी बाई की सलाह दे रही थी और आप सेल की सलाह दे रहे थे। किशोर जी आप क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस में? आई थिंक नेचुरल गैस अगेन रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्टेड है। बहुत ही ज़्यादा इसमें मतलब क्लैरिटी आना बहुत मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत डिमांड रिवाइवल का स्टोरी है। और वेदर फोरकास्ट जो बोल रहा है कि एक्चुअली हीटिंग डिमांड पिकअप होना चाहिए सेकेंड हाफ ऑफ मार्च के आसपास, तो थोड़ा बहुत तेजी का ही तरफ मैं रुख ले लूंगा। आई थिंक सेकेंड वीक ऑफ मार्च से लेके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक स्नो और टेम्परेचर्स का जो एक्सपेक्टेशन है स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो मेरे हिसाब से नीचे में इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। नीचे में खरीदारी की सलाह किशोर जी की तरफ से आ रही है और वंदना जी को भी लग रहा है कि यहाँ पर खरीदारी करके जाना चाहिए 209 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते। बेस मेटल्स में हल्की तेजी दिख रही है, कुछ काउंटर में रेंज बाउंड भी कारोबार है। एल्युमिनियम सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन लेड में अच्छी तेजी है और कॉपर भी हल्की तेजी दिखा रहा है। धर्मेश जी आपकी टॉप पिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? मेरी टॉपिक कॉपर में रहेगी। मैं कॉपर में काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस यहाँ से फिर से एक यू टर्न दिखा सकता है। जब तक मार्केट 750 के ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है, ट्रेंड और फंडामेंटली दोनों साइड से काफी बुलिश रहेगा। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आप एक्सपेक्ट करें कि 765 770 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। तो मैं कॉपर की तरफ बेट करूंगा बाइंग की। आप कहां पर ट्रेडिंग की सलाह दे रही हैं वंदना जी बेस मेटल्स में? एल्यूमिनियम में एक शार्प रिवाइवल यहाँ पे आया था, बाउंस आया था विश्वमोहन जी। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी रिकवरी इसमें और यहाँ पे हो सकती है। 207 रुपए 35 पैसे के करीब मुझे लग रहा है कि बाइंग करनी चाहिए। 209 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 206 रुपए 50 पैसे का। अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड है क्योंकि जो इसकी स्ट्रांगली कोरिलेटेड कमोडिटी है क्रूड, वहां पे थोड़ा सा प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से 209 210 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे आ सकते हैं एल्यूमिनियम में। और डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है बेस मेटल्स में। कि दो टॉपिक अगर कोई चुननी हो बेस मेटल्स में किशोर जी, तो आप क्या चुनेंगे आज? आई थिंक मैं भी एल्यूमिनियम पे बेट करना चाहूंगा। प्रॉब्ली 205 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं 210 का टारगेट्स के लिए। 203 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आई थिंक अदर देन कॉपर जिंक भी अच्छा लग रहा है। जिंक में मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी है और बिगर कॉन्ट्रैक्ट भी है। 258 के आसपास जिंक मार्च वायदा बेहतर लगता है। 256 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 263 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ओके चलिए अब एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। हालांकि एग्री मार्केट में आज बहुत ज्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है। वरना जी ग्वार सीड और ग्वार गम काफी अब रेंज में कारोबार कर रहे हैं दोनों काउंटर, क्या सलाह इन दोनों ही काउंटर में? मुझे लग रहा है कि मार्जिनल अपसाइड देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत ट्रेंडी ये मार्केट नहीं है, ग्वार सीड हो या ग्वार गम की। 12,000 के करीब गम को हम खरीद सकते हैं। 12,275 का टारगेट रखना होगा, छोटा यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 11,850 का। सिमिलरली यहाँ पे ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि 100 से 125 तक की जो तेजी है वो दिख सकती है आज के दिन में। और हल्दी, हालांकि आज के दिन में धनिया में हल्की तेजी जरूर दिख रही है, लेकिन दोनों ही काउंटर काफी तेजी से नीचे आ चुके हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर और गिरावट दिख रही है या खरीदारी का समय आ गया है अभी? मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन अभी और रहेगा यहाँ पे विश्वमोहन जी। खासकर कि मुझे टर्मरिक में लग रहा है कि एक बार 6700 तक प्राइसेस आएंगे। हालांकि बहुत पैनिक सेलिंग हुई है, लेकिन अभी थोड़ा सा 6700 तक का मैं वेट करूंगी। वहां पे अगर प्राइसेस आते हैं नीचे की तरफ तभी मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह दूंगी। धनिया में मुझे लग रहा है कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में एक बार 7000 और 7050 तक के लेवल्स आ सकते हैं, उस काउंटर को बाइंग की सलाह दूंगी। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग थोड़ा सा कंटिन्यू होना चाहिए। जीरे में बार बार अपसाइड की मूव आ रही है, तो वहां पे 32,000 का टारगेट जो है करंट पंथ में मुझे लग रहा है कि आना चाहिए। ओके चलिए अब करेंसी मार्केट की चाल देख लेते हैं। किशोर जी करेंसी मार्केट को लेकर क्या व्यू बन रहा है अब? सी आई थिंक करेंसी में भी वो अभी आज इंट्राडे के लिए आपको जो डॉलर में थोड़ा बहुत रिवाइवल दिख रहा है और बट एक्चुअली क्या है कि जो चाल है उसका ओवरऑल में स्ट्रांग है। सो आई थिंक डॉलर वीकनेस वापस आना चाहिए। फिलहाल के लिए जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस है कि एसवीबी के बाद जो फेड है उसका जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स का स्लो डाउन हो सकता है, जो हॉकिश सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। प्रॉबेबली मार्केट रीप्राइसिंग कर रहे हैं, जो 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आने वाला है
लार्ज अमाउंट ऑफ मार्केट नाउ अभी ये बिलीव करने लग गया है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा, या कुछ लोग अभी ये बिलीव करने भी लग गया है कि यहाँ पे एक रेट हाइक आएगा ही नहीं है, एक बार के लिए पॉज आ जाएगा। अगर इन दैट केस यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है डॉलर वीक हो सकता है शॉर्ट टर्म में, तो इधर आप स्ट्रेटेजी लेना चाहता है तो प्रॉब्ली 83 और 81 का जो है कॉल, 83 का कॉल और 81 का जो पुट है वो दोनों एक बार के लिए बिकवाली करके चल सकता है। सो ये जो रेंज है 83 से लेके 81 के बीच में, ये पूरे महीने तक ये बरकरार रह सकता है। ओके, यानी 83 से 81 का रेंज महीने भर के लिए बरकरार रख सकता है। चलिए, शुक्रिया किशोर सर आपका, धर्मेश जी आपका और वंदना जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन अब जाते जाते अब आपको बता देते हैं खास सेगमेंट के बारे में, चार्ट पे चर्चा। और इस खास इंटरव्यू में ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने खास बातचीत की MBA चायवाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिलौरे से। आपको इस खास इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा सुनवाते हैं और आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू बताता है कि सपने भी सच होते हैं। तो इंडियन टी मार्केट के बारे में बताइए। देयर इज़ ए बिग माइग्रेशन। हम चाय को हमेशा टपरी पे पीते थे, हम चाय को हमेशा घर में पीते थे, पर एक चाय को अब ब्रांडेड कैफ़ेज़ में सर्व करा जाता है। चाय सुट्टा, MBA चाय वाला। तो ऐसा चेंज क्यों आ रहा है? वाई दैट इंडियंस हु आर ऑलवेज अकस्टम्ड टू पेइंग नो मनी फॉर द टी और वेरी फ्यू मनी फॉर द टी आर नाउ पेइंग 100 रुपीज़ 150 रुपीज़? आज मैं आपको बताऊं, भारत इतना तेज गति से बढ़ रहा है, लोगों को समय की बड़ी चिंता है। पहले बहुत समय होता था तो टपरी पे बैठ के या घर पे बैठ के चाय पी लेते थे। अब उनको एक अच्छी जगह चाहिए, हाइजीन चाहिए, अच्छे कॉन्वर्सेशन चाहिए। अब 250 रुपए की 200 रुपए की कॉफी आदमी पिएगा तो अफोर्डेबिलिटी कैसे जाएगी? पेइंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। तो वही आपको प्यार, अगर मोहब्बत 10 रुपए में 20 रुपए में मिल जाए, वही आपको एम्बियंस मिल जाए, तो इसलिए चाय। दूसरी चीज, अब समय की वैल्यू। एक चाय को बनाने में मिनिमम घर पे भी आप देखो 20-25 मिनट, आधा घंटा लग जाता है, पर समय नहीं है लोगों को। चाय पीना है क्योंकि पीना तो चाहिए, चर्चा हो गई, निकल गए। अब तो ऐसा हो गया, हमारे यहाँ पे भी फ्लास्क आ गए चाय के, चलते चलते अब चाय पी रहे हो जैसे आप कॉफी पीते हो। तो ये जो ट्रेंड बहुत बदला। आप जब रेलवे स्टेशन पे जो भीड़ होती थी, वही अब एयरपोर्ट्स पे आजकल भीड़ होती है। जनता तो वही है ना जो जनता पहले भारतीय थी। अब वो जगह रेलवे स्टेशन से अगर एयरपोर्ट्स पे जा रही, इसका ये मतलब नहीं कि वो चाय यहाँ पीते थे तो वहाँ कॉफी पीने लग जाएंगे। जो आदमी चाय पीता था वो चाय पिएगा ना। तो वो ट्रेंड है, पर अब लोगों को समय की भी वैल्यू है और उनको ये भी पता है कि अगर मैं इतना ज़्यादा टाइम इसको बनाने में इन्वेस्ट करूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ और काम कर लूँ। तो वो ट्रेंड बदलता जा रहा है। और दूसरा, लोगों के पास पहले हाइजीन नहीं था, अच्छी जगह नहीं थी चाय को लेकर, टपरी पे जाना होता था। आज बड़े से बड़ा आदमी मर्सिडीज से भी अगर उतर रहा है तो चाय की टपरी पे नहीं, MBA चावला जैसे चायोज हो गया, चाय पॉइंट जैसे आउटलेट पे जाता है और चाय पीता है। पहले ऑप्शंस नहीं थे, अब ऑप्शंस है। मार्केट में एक नीड थी, हम जैसे लोग आए और उन्होंने पूर्ति करी उसकी। तो MBA चाय वाला भी एक ब्रांड है, तो क्या MBA चाय वाला जो कंपनी है केवल चाय के बिजनेस में रहेगी कि अब एक्सपैंड करेगी? नहीं, यार ऑलरेडी चाय पत्ती में हम पानी की बोतल, टी रिलेटेड चाय में तो हम लोग ऑलरेडी है। हम लोग चाय बेचते ही नहीं, हम इंस्पिरेशन बेचते हैं। आज आप चाय पीते हो क्योंकि आप चाय पीते हो, या आपको एनर्जी चाहिए, या आपको कि यार मजा नहीं आ रहा, चाय पी लेता हूँ, सिर दुख रहा है। MBA चावला की लोग चाय पीते हैं इंस्पिरेशन के लिए। आज MBA चावला की जो चाय पीता है ना, वो सोचता है यार साला मैं भी जिंदगी में कुछ करूँ यार। ये बंदा MBA ड्रॉप आउट करके चाय का ठेला लगा सकता है और MBA शब्द में अपना चेहरा लगा के, लोगो लगा के एक ब्रांड बना सकता है, तो मैं भी जिंदगी में कुछ। तो वी गिव अ किक टू पीपल। तो इन लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते हमारे यहाँ, उनको इंस्पिरेशन मिलती है, वो बोले चाहे ना बोले। कई लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, कई लाखों लोगों ने अपने व्यापार को चालू किया, कई लाखों लोग जो अपने पिताजी से, माताजी से बोले यार मेरे पिताजी ये करने नहीं दे रहे, यार मैं फंसा हुआ छोटे से शहर में या गाँव में, उनको एक प्रेरणा मिली। आज एक छोटे से एंटरप्रेन्योर जो चाय के ठेले से चालू हुआ, MBA चावला, जिस पे लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते, आज भी ट्रोलिंग होती है, रोस्टिंग होती है, बोले सोशल मीडिया से फेमस हो गया। आज उनके 200 से ज्यादा अगर आउटलेट है, चाय पत्ती का इतना बड़ा कारोबार है, विदेशों में एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ बदलते भारत की तस्वीर में हम अपने इस यज्ञ में आहुति हम लोग दे रहे हैं।